जय हिंद दोस्तों। आज मैं सूर्यमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर 4 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आभाज्य गुणनखंड के बारे में और लसा एवं मसा के बारे में। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्या होता क्या है जी? तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार से क्या है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। दो किससे किससे कटता है जी? तो एक से विभाजित होता है और दो से। इसके अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं है जो दो को विभाजित करता है। 3 है जो एक से और 3 से, 5 एक और 5 से, 7 एक और 7 से, 11 एक और 11 से, 13 एक और 13 से। इसी प्रकार संख्या और बढ़ते चली जाती है। तो यहाँ कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य यानी अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या होगा। और गुणनखंड, गुणनखंड मतलब होता है गुना रूपी टुकड़ा। खंड मतलब क्या होता है जी? तो खंड मतलब आपका होता है टुकड़ा। गुणन यानी गुणन रूपी टुकड़ा को क्या कहेंगे? गुणनखंड। अगर मान लीजिए एक संख्या है आपके पास 16, आपके पास संख्या है 16, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है जी? तो 2। यानी कि पहले 2 से इसको किया जाए तो 2 से भाग देने पर कितना बचेगा? 8। फिर 8 को कितना से? 2 से, तो कितना बचेगा? 4। फिर 4 को कितना से? 2 से, तो कितना बचेगा? 2। यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। यानी कि यहाँ पर सभी जो 16 जो आया, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ये क्या है? दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक मान लीजिए एक संख्या है आपके पास 120, इसको पहले 2 से लगाइए, आपके पास क्या आ गया जी? 60। 2 से लगाइए, क्या आ गया? 30। फिर 2 से लगाइए, क्या आ गया? 15। अब 2 के बाद फिर क्या लगेगा जी? तो 2 के बाद जस्ट कौन सा है? 3, तो क्या लगेगा? 5। 5 भी क्या आ गया आपका? अभाज्य संख्या। तो क्या लिखाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। यानी कि 120 को अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में व्यक्त करना, इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? तो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो अभाज्य गुणनखंड करते समय हम लोग कुछ चीज को ध्यान देंगे कि सबसे पहले कोशिश करेंगे 2 से लगे, फिर 3 से लगे, फिर 5 से लगे, फिर 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19, 23, 29, 31, इसी प्रकार से आगे। यानी कि जो पहले किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करके देखें, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से। यानी कि सबसे पहले 2, 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या 5, इसी प्रकार से अगला अभाज्य संख्या। तब तक जो संख्या 3 से कटेगा वो 3 से काटते रहें, अगर 5 से कटेगा 5 से काटते रहे। उसके बाद अगला कोशिश करें किससे? तो 7 से करें। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो आपके पास 5 संख्या दिया हुआ, 60, 100, 120, 360 और 512। तो चलिए पहले 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 60 का निकालेंगे किस प्रकार से? तो 60 2 तो कितना जी? 30। फिर 2 कितना? 15। फिर 2 से नहीं लगेगा जी तो कितना से किससे लगाएंगे? 2 के बाद 3 से, तो 3 से कितना? 5। फिर 5 से कितना? 1। तो 60 के और क्या लिखा जाएगा? तो 60 के और लिखा जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। ये 60 का अभाज्य गुणनखंड आया। 100 का देखते हैं। चलिए 100 का देखते हैं। 2 से लगाओ कितना? 50 आएगा। 2 से लगाओ कितना? 25 दूना 50। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाने की कोशिश करते हैं। 5 2 7, 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है। 3 से नहीं लगने के बाद अगला कौन सा चेक करेंगे? तो 5 से। तो 5 एक पचे 25, 5 एकम 5। तो 100 बराबर क्या हो गया जी? तो 100 बराबर का आ गया 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5। 120 को चेक करते हैं, कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30। अब 2 से नहीं लगेगा 15 तो 3 से लगाते हैं, तो 3 से लग जाएगा 3 पचे 15 और 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। तो 120 के बराबर का क्या आ गया जी? तो यहाँ पर आ गया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। ये वाली जो कि बात कर रहे हैं, दो कितना बार है? 3 बार। और 3 और 5 बात किया जाए कि अगला कितना है जी? 360।
इसको देखते हैं, 2 से लगाओ कितना हो जाएगा जी 180, 2 से लगाओ कितना 90, 2 से लगाओ कितना 45, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लग जाएगा, तो 3 से कितना 15 तिया 45, फिर 3 से कितना 5 तिया 15, फिर 5 से 1, यानी कि 360 के बराबर क्या आ गया, 360 के बराबर आया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। अब 512 को देख लेते हैं, 2 से लगाओ 256, 2 से लगाओ 128, 2 से लगाओ 64, 2 से लगाओ 32, 2 से लगाओ 16, 2 से लगाओ 8, 2 से लगाओ 4, 2 से लगाओ 2 और 2 से लगाओ 1। कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि लिख सकते हैं 512 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संख्या दिया हुआ था 60 100 120 360 और 512 का भाज्य गुणनखंड निकालने को कह रहा था। यहाँ हम लोग सबसे पहले 2 से लगाने की कोशिश किए, 2 से नहीं लगा तो 3 से लगाने की कोशिश किए, 3 से नहीं लगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, यानी कि वो सीक्वेंस है कि अगर पिछले आभाज्य संख्या से वो नहीं कटती है तो उसको अगला आभाज्य संख्या कोशिश करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो कह रहा किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। यानी एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 6, एक संख्या लेते हैं 8। तो क्या करा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 36, 42 और 6 अठी 48। 8 का पढ़ लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छका 48, 8 सते 56, अठी अठी 64। अब देखा जाए 6 6 नहीं मिला, 12 12 ये मिला, 24 24 दोनों में आया और दूसरा 48 48 दोनों में आया। अब कह रहा है कि दोनों में कॉमन मल्टीपल हो, क्या हो, दोनों का तो मल्टीपल 24 भी कॉमन है और 48 भी कॉमन है, लेकिन लिस्ट हो यानी कम वाला, तो कम वाला कौन जी 24, तो एलसीएम आप क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तो एलसीएम हो जाएगा 24, एलसीएम क्या हो जाएगा तो 24। यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो उसका क्या लिख दें, गुणज लिख दें, और उन गुणज में जो सब तीनों में कॉमन आने वाला गुणज, और तीनों में कौन सा गुणज, तो सबसे छोटी गुणज, कॉमन आने वाला सबसे छोटी गुणज क्या कहलाता है, तो लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। और जो छोटी गुणज जो 24 आया यहाँ पर 6 और 8 का, तो 6 से भाग देने पर 24 कटती है 6 से, और 24 जो है 8 से भी कटता है। यानी कह रहा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। यानी कि 24 हर हाल में क्या हुआ 6 से विभाजित होगा, और 24 भी है जो हर हाल में किससे विभाजित होगा 8 से विभाजित होगा। और विभाजित नहीं होगा तो कह सकते हैं कि वो संख्या क्या हो, संख्या का उन दो संख्या या उन दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक नहीं होगा। चलिए महत्तम समावर्तक एचसीएफ, किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जा सकता है। उदाहरण, यदि हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालने को कहा जाए, 12 और उदाहरण यदि हमें 12 और 18 का एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले इनके क्या लिखेंगे जी, तो गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना में 2 गुना में 3, 18 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना में 3 गुना में 3। इनमें सबसे बड़ी समान संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी यानी एक समान संख्या आपके पास क्या है 2 है और 3 है, दोनों में कॉमन है, यानी कह सकते हैं यानी कि 12 जो है और 18 है, यानी इसका जो किससे किससे कटता है 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। 18 किससे किससे कट जाएगा जी, तो 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से और 18 से। यानी कि दोनों में कॉमन कटने वाला कौन कौन है, तो 1 है 2 है 3 है और उसके बाद कौन सा है 6।
तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 6, यानी कि इसीलिए 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करना। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक संख्या लेते हैं, पहले हम लोग लेते हैं 24 और 30। 24 और 30, तो 24 और 30 का हम लोग क्या निकालना है, तो इसका हम लोग को एलसीएम भी निकालना है, साथ में हम लोग को एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले 24 और 30 का क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस प्रकार से, 2 से लगाइए 12 आ जाएगा, 2 से लगाइए 6 आएगा, 2 से लगाया जाए तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 1। यानी 24 का अभाज्य गुणनखंड के पास क्या आ गया, तो 24 का आ गया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। अब 30 का देखो, तो 30 का क्या हो जाएगा जी, 30 का लगाओ फिर कितना से लगेगा, 2 से तो 15, फिर कितना 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 3 से, तो 3 बचे 15, फिर 5 से लगाओ तो 5 एकम 5। तो 30 के बाद क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 5। बात किया जाए सीएफ या मसा का, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या पहले देखते हैं, तो पहले मसा देखते हैं। मसा क्या, यानी कि इसको क्या कहेंगे, तो एचसीएफ कहेंगे। एचसीएफ कहेंगे तो मसा क्या, जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो, यानी इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि कॉमन क्या दिख गया आपके पास 2 गुना, इसमें बात क्या है, तो उसके पास कॉमन क्या है 3 और 3, 3 और 3, तो गुना में 3, यही आपका क्या निकल के आ गया, तो एचसीएफ निकल के आ गया। यानी कि 2 गुना 3 बराबर 6, 6 आपका 24 और 30 क्या निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। और यहाँ से बात करते हैं एलसीएम का, बात करते हैं एलसीएम का, यानी कि लसा का। तो लसा क्या हो जाएगा, ये दोनों में जो कॉमन आया वो तो लिख ही देंगे, 2 गुना में 3, ऊपर वाली लाइन में क्या बच गया 2 गुना में 2, उसे भी उतार दो, 2 गुना में 2, नीचे वाली लाइन में क्या बच गया गुने में 5, यानी क्या हो गया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 बचे 120, 24 बचे 120। यहाँ देखिए कि 30 चौके 120, तो 24 बचे 120, यानी 120 जो है ये इन दोनों का क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। जो 6 क्या है, यानी कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। चलिए भाग विधि से, तो भाग विधि में भी सेम संख्या को उदाहरण रूपी लेते हैं 24 और 30। तो भाग विधि से सबसे पहले क्या देखते हैं, तो पहले देखते हैं मसा को, तो 24 और 30, तो 24 और 30 में कौन छोटा है, 24 भागा देंगे किस में 30 में, तो 24 एकम 24, बचा आपके पास शेषफल कितना 6। यानी कि हम लोग एक पढ़े हैं कौन सा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, क्या कहता है जब तक शेषफल शून्य ना आए तब तक बार बार भाग देते रहे। शेषफल को क्या मानेंगे जी, तो शेषफल को छोटी नई छोटी संख्या, और जिससे जो भाजक उसको क्या मान लेंगे, तो नई बड़ी संख्या, फिर भाग देते हैं। तो 6 चौके 24, शेषफल कितना आ गया शून्य। तो यहाँ पर आपका किससे जो, यानी कि कौन सी छोटी संख्या है, तो 6, 6 और 24 में छोटी संख्या कौन सा 6, आपका यहाँ पर जो लास्ट का जो भाजक बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा जी, तो एचसीएफ होता है। यानी कि मसा क्या हो जाएगा आपका, तो मसा आपका 6 आ जाएगा। पिछला में गुणनखंड विधि से भी मसा कितना आया था, तो 6 आया था। चलिए भाग विधि से देखते थी, भाग विधि से क्या देखते हैं, तो एलसीएम को देखते हैं। तो भाग विधि से एलसीएम, यानी कि पहले 2 से लगाइए 12 लगेगा, कितना लगेगा 15 लगेगा, फिर 2 से नहीं लगने के बाद कितना से लगेगा 3 से 4 और 5, इसके बाद तो किसी से नहीं लगेगा। तो यानी कि एलसीएम बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो एलसीएम बराबर लिखते हैं 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5, तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 बचे 120। यानी कि ये आपका क्या होता है भाग विधि का एलसीएम, ये क्या होता है आपका भाग विधि का एचसीएफ। चलिए यहाँ पर लसा और मसा और पहली और दूसरी संख्या के आपस के संबंध के अनुसार एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला जी, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो इस फार्मूला को अपने जहन में कंप्लीट तरीका से क्या कर लेंगे, रख लेंगे कि पहली संख्या बराबर क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है जी, तो लसा गुने मसा। यानी कि दोनों संख्या को आपस में गुणनफल करेंगे तो उन दोनों संख्या का लसा और मसा क्या हो जाएगा जी, तो गुणनफल हो जाएगा। तो चलिए इसी फार्मूला के आधार पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 80 और 4 है। यानी आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास दिया हुआ है लसा के बारे में, तो लसा क्या है, तो आपका लसा 80 है। और क्या दिया हुआ है, तो मसा के बारे में, मसा क्या आपके पास है, तो मसा 4 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कि पहली संख्या भी दिया हुआ है, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है
20 दिया हो, तो किसको निकालना है? तो दूसरी को निकालना है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? तो फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में लसा गुने में मसा। पहली संख्या कितना है जी? 20, तो 20 गुना में दूसरी संख्या लसा कितना है जी? तो 80, मसा कितना है? तो 4। तो मुझे निकालना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को यहीं पर रहने देंगे। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी? इधर ये गुना में है 20, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 80 गुना में 4 बटे में कितना? 20। तो 20 चौके 80, 4 चौके 16। तो क्या आपका निकल गया दूसरी संख्या? तो दूसरी संख्या 16 निकल गया। यानी कि यहाँ पर क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा में यानी 4 चीज है। क्या क्या है आपके पास? है तो पहली संख्या दिया रहे है, दूसरी संख्या है और लसा है और मसा है। इन चारों चीजों में आपके पास कितना चीज दिया रहेगा? तो 3 दिया हुआ रहेगा और चौथा को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ था लसा, दिया हुआ था मसा, दिया हुआ था, पहली संख्या दिया हुआ था, तो हम लोग क्या निकालें? तो दूसरी संख्या निकालें। चलिए एक प्रश्न और कि पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 60 है, यदि इनके मस 12 है तो लसा ज्ञात करें। यानी कि आपके पास पहले दिया हुआ फॉर्मूला दिया हुआ, क्या होता है फॉर्मूला? कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। यानी इस फॉर्मूला के आधार पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करनी है। इस फॉर्मूला में जो भी दिया है उसमें आपको 3 चीज ज्ञात होगा। यानी 3 चीज कौन कौन सा ज्ञात है इस बार जी? तो पहली संख्या ज्ञात है, दूसरी संख्या ज्ञात है और मसा ज्ञात है। तो क्या निकालना है? तो लसा निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट लसा बराबर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि लसा बराबर, लसा को वहीं रहने देते हैं, ये मसा को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा जी? तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा जी? तो मसा हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना दिया है? तो पहली संख्या दिया है 24, दूसरी संख्या कितना दिया है? 60 और मसा कितना दिया था? आपको दिया है 12। यानी कि 12 दूनी 24, तो 60 गुना 2 कितना हो जाएगा जी? तो 120। चलिए एक प्रश्न और कि दो संख्याओं का गुणनफल 360 है और उनका लसा 180 है, तो मसा क्या होगी? यहाँ पर दो अलग अलग संख्या नहीं दिया है। यानी कि क्या दिया है आपको? दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब क्या होगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी ये अलग अलग ना देकर मान लीजिए दिया हुआ कि पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है, और हम इसी को कहें कि दो संख्या का गुणनफल आपके पास क्या है? तो 3 गुने में 5 कितना है? तो 15 है। और यहाँ पर ये दोनों संख्या का अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर अलग अलग दे या ये दोनों का गुणनफल दे, तो क्या समझेंगे? पहली गुना दूसरी तो है ही, यानी 15 क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का क्या हो जाएगा? ये गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉर्मूला? की पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। यानी ये अलग अलग ना देके क्या दिया है? इसका गुणनफल दिया, यानी पहली गुने दूसरी का कितना गुणनफल दिया? 360। तो क्या लिख देंगे? 360 बराबर लसा कितना दिया यहाँ पर? तो 180। 180 गुने में क्या हो जाएगा जी? मसा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मसा बराबर 180 गुना में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? भाग में। 360 बटे में 180 कितना बार? 2 बार में, यानी कि मसा कितना निकल के आ गया? 2। यानी कि ये फार्मूला आपको क्या होगा? तो बहुत सारे प्रश्न को सोल्व करने में मदद देगा। यानी हमेशा क्वेश्चन जब भी इस प्रकार का दिखे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा क्या कर लें? फार्मूला अपने कॉपी में लिख लें और इसी के आधार पर जो मान दिया हुआ है उसका मान रखें और जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसका मान निकालने की कोशिश करें। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।